लिखे वो ठीक लिखे। अब हम देखेंगे, पहले मैंने जो आपको बात की थी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज ए ब्रॉडर टर्म and it's a process, kind of a process of interlinking with each other, process of interdependence upon each other. When you are interdepending upon each other, it means you have mutual interests, and these mutual interests evolve over the years by finding out the common uh, areas amongst different nations. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब बैरियर्स को हटाना अपनी बाउंड्रीज के ऊपर से। अब बैरियर्स को हटाने से ट्रेड भी होती है, लेकिन जब ट्रेड लोग करते हैं तो अपनी थॉट्स भी लेके जाती हैं, थॉट्स की इंटरमिंगलिंग होती है। थॉट्स का मतलब है कल्चर्स आइडियाज एसिमिलेशन होती है उसकी। उसके ज़रिए से फिर पूरी दुनिया में ग्लोबल कल्चर इवॉल्व होते हैं। यानी तमाम कल्चर्स में हम देखते हैं कुछ यूनिवर्सैलिटीज़ हैं, यूनिवर्सल एथिक्स हैं, सच बोलना, दगा ना देना, झूठ से नफरत, वगैरह वगैरह। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सैलिटी उसमें मौजूद हैं, जिसको यूनिवर्सल एथिक्स बोलते हैं। तो उससे फिर ग्लोबल कल्चर पैदा होता है, ग्लोबल टॉलरेंस, जैसे कि कोऑपरेशन और टॉलरेंस पैदा होती है। तो बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। तो प्रोस इसमें क्या है? प्रोस ये हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इस प्रोसेस ने हमें आपस में मिल के रहना सिखाया है। इट हैज़ टॉट अस हाउ टू लिव टुगेदर। आई मीन वी हैव लर्नड हाउ टू लिव टुगेदर। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के इस प्रोसेस ने हमें इंटीग्रेट किया पूरी दुनिया को। इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस ने कैपिटलिस्टिक जो एडवांटेजेस है दुनिया को दिए हैं, यानी वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है। एडम स्मिथ एक बहुत बड़ा नाम था, वो कहते थे कि जो दुनिया में वेल्थ है उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एंड that can be done by capitalism, and capitalism cannot exist without globalization. So wealth can be multiplied by trading or by free trade. अब फ्री ट्रेड होगी तो वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। किस तरीके से होगी? हर कंट्री अपने अपने रिलेटिव एडवांटेजेस की बेसिस के ऊपर ट्रेड करेगी और पूरी दुनिया की मार्केट से फायदा उठाएगी। फिर उसके बाद एक दूसरे की मार्केट के साथ आपस में ज्वाइन कर लें, बहुत बड़ी एक मार्केट बना लें, तो आप अट्रैक्ट करते हो इन्वेस्टमेंट अपने एरिया में। उससे बहुत सारा पैसा मल्टीप्लाई होता है। यानी कि एक कंट्री है तो उसकी एक इतनी सी एरिया होगा, और बहुत सारी कंट्रीज मिल जाएंगी तो उसकी सारी वेल्थ आपस में मिल जाएगी और वो एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करेंगे। अच्छा, इससे वॉर ख़त्म हो जाती है। ग्लोबलाइजेशन के प्रोस में और क्या चीज़ है कि इसके वॉर के चांसेस ख़त्म हो जाती हैं। कैसे? नंबर एक, एडम स्मिथ कहता था कि वॉर कैसे ख़त्म होती है? जब आप, क्योंकि वॉर्स हमेशा नेशंस करती हैं अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए, और उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था अपनी वेल्थ को ऐड करने का, दूसरे मुल्क की रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करके। लेकिन अगर फ्री ट्रेड होगी और ग्लोबलाइजेशन आएगी तो इससे खुद ब खुद ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी। और जब सारी नेशंस मिलके नेबरिंग की एक दूसरे के साथ एक दूसरे से फ़ायदा उठा रही हैं और म्यूचुअली बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर्स की ट्रेड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो वॉर नहीं करेंगी क्योंकि उनको इतने बेनिफिट हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन ने वॉर के फिनोमिनन को भी ख़त्म किया है। ग्लोबलाइजेशन ने हमें हमारी वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है। फिर ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन इंटरलिंक करना एक दूसरे के साथ। जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हो तो ये रहना आहिस्ता आहिस्ता आपके पॉलिटिकल इश्यूज को साइडलाइन करता जाता है। ये भी एक बेनिफिट दिया, पीस एंड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में। जो अच्छा, एक और भी चीज़ है ग्लोबलाइजेशन की। एक जो जो वर्ल्ड फेडरेशन हमें दी है, वर्ल्ड फेडरेशन का कॉन्सेप्ट इमैनुअल कांट, एक नाम आपने शायद सुना हो, इमैनुअल कांट। ये इनलाइटनमेंट मॉडरेशन का
इनलाइटनमेंट के फिलोसोफर थे, इनके बकौल दुनिया में परपेचुअल पीस आ सकता है। परपेचुअल पीस, इसकी ये इन्होंने बुक लिखी थी, और परपेचुअल पीस का मतलब है परमानेंट पीस दुनिया में एक ही तरीके से आ सकता है। और वो कैसे है? अगर आप एक वर्ल्ड फेडरेशन कायम कर लें, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम कर लें। तो यूएनओ आज एक वर्ल्ड गवर्नमेंट है। इट हैज इम्प्रूव्ड upon the collective security mechanism. हम कह सकते हैं दिस इज कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म। जो तो एक और प्रो क्या हो गया? कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड बाय यूएनओ, ये भी हम कह सकते हैं। फिर बहुत सारी आईजीओज हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, आपस में मिल मिल के वो रह रही हैं। इसका मतलब है कि अब सांझे दुख हैं, सांझे सुख हैं। तो ये भी एक प्रो हो गया। अब एक और भी बात है, वो जो इमैनुअल कांट था वो कहता था अपनी अपनी सॉवरेनिटी को कुछ हिस्सा अपने पास रखें, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वॉर्स किस वजह से होती हैं? सॉवरेनिटी की वजह से होती हैं। मेरी आज़ादी, सॉवरेनिटी। तो आप अपनी आज़ादी का कुछ हिस्सा उस वर्ल्ड फेडरेशन को दे दें। जब आप उसको दे दोगे तो फिर एक ही बॉडी होगी, सेंट्रल बॉडी, जिसको आपने अपनी अपनी आज़ादी का कुछ हिस्सा दे दिया, और वो पूरी दुनिया को एक चार्टर के ज़रिए से चलाएगी, जैसे कि यूएन चार्टर है। यूएन जो चार्टर है उसके ज़रिए से पूरी दुनिया को चलाया जा रहा है। तो वो कहता था कि इस तरह से फिर पूरी दुनिया में क्या आ जाएगा? अमन आ जाएगा। I mean, keeping a degree of sovereignty with you, but giving a degree of sovereignty to the central body. And that is, I mean, today that we find in form of UN Charter. अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं प्रोस में, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें प्रोस में लिखी जा सकती हैं। अच्छा, इसमें से कॉन्स निकालें। फर्ज करें अगर ग्लोबल कम्युनिटी है, लर्निंग टू लिव टुगेदर है, हमारे बैरियर्स नीचे हैं, फ्री ट्रेड है, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट, फ्री फ्लो ऑफ कमोडिटीज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ human labor, and when that human labor exchange or traders exchange their commodities, and they travel all around the world, they also bring the ideas along with. जैसे कि वेस्ट में जो टॉलरेंस और मॉडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो सेकुलरिज्म की तरफ लेके गया, पोप की उजारादारी को खत्म किया, वो था ट्रेड। when they traded with the eastern countries, because trader is always a very tolerant kind of a person. You go to the office of a bureaucrat और आपको पता चलेगा वो ज्यादा एरोगेंट है। वो आप उसके पास जाएं तो वो मुंह ही नहीं ऊपर उठाता, जी क्या बात है, और आप जो है उसको बड़े तरीके से, सर मेरा ये काम है, ये काम है। तो सारा दिन वो डांट टपट करके और अपनी चौधराहट दिखा के उसकी एक नेचर ही ऐसी डेवलप हो चुकी होती है, हालांकि उसकी 70,000 तनख्वाह है या 1 लाख तनख्वाह है। दूसरी तरफ आप चले जाए किसी दुकानदार के पास, बड़ी दुकान है और उसकी करोड़ रुपया भी हो सकती है महीने की कमाई, 2 करोड़ भी हो सकती है, कईयों को मैंने देखा है कि 10-10 करोड़ भी लाहौर में बड़ी बड़ी मार्केट्स में बैठे हुए हैं। लेकिन वो बड़े हम्बल है, बड़े डाउन टू अर्थ हैं। हर एक से, इवन गरीब भी चला गया है, ईसाई चला गया है, बरेलवी चला गया है, वहाबी चला गया है, शिया चला गया है, कोई चला गया है, क्रिश्चियन चला गया, हिंदू चला गया, उसको बड़े अच्छे तरीके से अदब से मिलेंगे। इसको कहते हैं टॉलरेंस। ट्रेड से टॉलरेंस फैलती है। तो ये जो फ्री ट्रेड है, ग्लोबलाइज ट्रेड है, इससे टॉलरेंस फैली वेस्ट में भी। और ट्रेडर हमेशा टॉलरेंट होता है, क्योंकि ट्रेडर के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को साइड पे कर देता है। वो कहता है छोड़ो यार, मेरे पैसे ना ज़ाया हो जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट ना ज़ाया हो जाए। अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने, अमेरिका की, और उसके साथ इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या होगा? दे वुड नेवर वांट दीज टू कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर, because once they fight, what will happen? Their investment will be destroyed. In India, hundreds of multinational corporations they have invested, and they would never want Pakistan to nuclearly attack India. They would never want. They would interfere. They would try to mediate between these two countries, and these are the powers that be. China has made investment in Pakistan
in form of CPEC projects, and that is billions of dollars. And they aim at getting benefits from this trade. तो क्या करेंगे? China would always go for mediation between these two countries. आपने अक्सर कॉलम्स में पढ़ा होगा या आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, जब भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मिलता है चाइना के साथ, तो वो ढके छुके अल्फाज में ये उसको गारंटी देता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान को फेल नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि चाइना ये सुनना चाहता। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को उसकी फुफ्फी का बच्चा है, इसलिए कि पाकिस्तान में उसके अपने बिलियंस डॉलर्स फंसे हुए हैं। पाकिस्तान उसके लिए जियो इकोनॉमिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। जैसे आपको मैं मिसाल दे दूं कि पाकिस्तान वाज अ कंट्री वेयर यूएस हैड इंटरेस्ट्स इन 1971, आई मीन दिस एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो बांग्लादेश जब बंगाल हमसे टूट रहा था, तो वी वर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन फ्लीट कमिंग टू द एड ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, एंड इट डिड नॉट कम, इट नेवर केम। तो फिर जब वो ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो गया और इंडिया ने फिर इस पाकिस्तान की तरफ, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ नज़र दौड़ाई, तो फिर अमेरिका का बेड़ा हरकत में आया और अमेरिका ने सिग्नल्स भी दिए कि इनफ इज़ इनफ भाई, जितना करना था कर लिया, ये पाकिस्तान हमें ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि ट्रेड के ज़रिए से यू नीड ईच अदर्स मार्केट्स। दैट इज़ वाई जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। से पाकिस्तान की सीपैक जो है कैन नॉट बी fully successful if India is not coming into it. So Pakistan wants India to come into it because Pakistan wants its CPEC to be a globalized project. तो मैं तो अक्सर औकात कहता होता हूँ कि कश्मीर को साइड पे कर दें, सीपैक से हमें इतना बेनिफिट मिल जाएगा कि हम कश्मीर को भूल जाएंगे, या कम से कम बलूचिस्तान हम अपना बचा लें। तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो चाहती है कि इंडिया जो है इस सीपैक में शामिल हो जाए। इंडिया के मिलने से वाइब्रेंट हो जाएगी सीपैक, सारा साउथ ईस्ट एशिया खुल जाएगा हमारे लिए। दीज आर द प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये है बेनिफिट्स ग्लोबलाइजेशन। आपकी वॉर्स खत्म हो जाती हैं, पीस एंड सिक्योरिटी आती है पूरी दुनिया में। ग्लोबलाइजेशन से आपके दिल मिलते हैं, आप एक दूसरे को जाते हो, बात करते हो, you become traders, and when you talk with the people belonging to other cultures, you find them human beings, and then you come to the conclusion that humans first, religion later. Or once you find the human attributes, the common human attributes amongst all the nations, there is kind of a collaboration, a cooperation, stability, peace. तो these are, and then you know देयर ग्लोबलाइजेशन में एक और भी चीज़ है जो शायद मैंने आपको मतलब आपको बताया, इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरडिपेंडेंस है, इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरडिपेंडेंस है, फ्लो ऑफ आइडियाज है, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज विद फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज विद फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ट्रेड के फ्री फ्लो के साथ साथ आइडियाज भी फ्री जाते आते हैं। तो लेकिन एक और भी चीज है इसके साथ, और वो है एक्सोजेनस फैक्टर। एक्सोजेनस फैक्टर्स ये भी ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबलाइजेशन। ना सिर्फ ये रीजंस हैं, बल्कि व्हाट आर एक्सोजेनस, which are not in the control of any human being or which are not in the control of any state. State cannot control them. They are faster means of communication and transportation. तेजी से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और कम्युनिकेशन हो रही है, ये इवन द गवर्नमेंट्स कैन नॉट कंट्रोल दैम, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। गवर्नमेंट्स कैन कंट्रोल द थिंग्स which are present in their own country. Government cannot control the things which are out of its own reach. तो ये एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं।
ये भी प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज कैसे हैं? प्रोज ऐसे हैं कि विद अ क्लिक ऑफ योर फिंगर यू कैन क्रॉस द बॉर्डर एट योर ओन विल। आप यहाँ पे बैठे हुए जूम के ऊपर, you go to the Facebook or any other social media platform and you click some keys and then you cross the border, you meet the Indian fellows there, और फिर उस चैट के ज़रिए से आप में एक हारमनी पैदा होती है, ग्लोबल हारमनी जिसको बोलती हैं। तो फिर इससे क्या होता है भला? इससे ये होता है दिल मिलते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट के नैरेटिव को कबूल नहीं करते। स्टेट का नैरेटिव क्या है? दे आर बैड, वी आर गुड। इंडियन स्टेट का भी नैरेटिव यही है कि दे आर बैड, वी आर गुड। सो दे वर्सेस वी वर्सेस दे, ये कॉन्सेप्ट पैदा होता है। और जो वी वर्सेस दे है, इसको ये खत्म होता है कैसे? वीनेस के साथ। फिर क्या आती है इसकी प्रो? क्या है? वीनेस, वीनेस के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं और इसको कहते हैं कि एक कल्चरल हार्मनी आ गई। ये तो होता ठीक है, लेकिन इससे इसका कौन क्या है? इसका कौन ये है कि स्टेट की सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इज़ एट स्टेक। स्टेट की सॉवरेनिटी ये है अपनी आज़ादी को रखना और अपने नैरेटिव्स को अपने अवाम को मनवाना, एक यूनिटी क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब वो यूनिटी पैदा नहीं होती है तो फिर आप जो है वहाँ से इवन जो रेवोल्यूशंस आती हैं हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर, अब जो रेवोल्यूशंस आने स्टार्ट होंगे उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। हमने देखा 2010-2011 में अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया। हमने देखा जब रेसिप तैयब अर्दोगान हवा में उड़ा था और नीचे कू आ गया, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, तो उसने वहीं पे बैठे बैठे सोशल मीडिया के ज़रिए से सारी आवाम को कॉल दी, लोग सड़कों पे आ गए, हुकूमत बचा लिया। So major revolutions are taking place in the platform of social media, and that social media is the gift of globalization. So that is one. लेकिन एक युवाल नो हरीरी अपने 21 लेसन से 21 सेंचुरी में कहता है कि ये न्यूसेंस भी है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम अब जा रहे हैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, anything which internet does for you, I mean robotics. And when this artificial intelligence, I mean biotechnology and the digital one, both of them when combined together can be lethal forces. Their military use is a con. आपने ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। ड्रोन का क्या करेंगे? एक जगह पे बैठे हुए आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपने उसमें से हेल्पफायर मिसाइल निकाल के आपने नीचे फेंका, आपको नहीं पता नीचे कितने लोग हैं, मर गए। गलत भी हो सकती है बहुत सारी। आपने खुद ही से फीड किया उसको, और फीड करके तो आपने भेजा रोबोट्स को या बहुत सारी मशीनों को कि जिस तरीके से कोई उनको डेंजर लगे वो मार दें। उन्होंने कोई एहसास नहीं करना कि आगे मासूम लोग हैं या वाकई ही आगे वो टारगेट है। तो इससे बहुत खौफनाक चीज़ें पैदा होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उसका मिलिट्री यूज़ होगा तो एक बहुत बड़ा कौन है, क्योंकि इंसान में तो फीलिंग्स हैं, मशीन में फीलिंग्स नहीं होती हैं। इंसान अपने दुश्मनों के बच्चों को भी कभी कभी छोड़ देता है, लेकिन मशीन उसको पता ही नहीं है। एनीथिंग विच इज़ गिवन एज अ फीट, दे विल हैव टू एक्ट अपॉन इट। और इसी तरीके से 100 दूसरी चीज़ें हैं जो प्रोज एंड कॉन्स में लिखी जा सकती हैं। मे बी आई एम फॉरगेटिंग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें लिखी जा सकती हैं ग्लोबलाइजेशन में। जैसे कॉन में एक और चीज़ लिखी जा सकती है, और वो है ग्लोबल कल्चर। ग्लोबल कल्चर, जो ग्लोबल कल्चर है वो कौन सा होगा? द मोस्ट पावरफुल वन इम्पोसेस द ग्लोबल कल्चर, यानी कि ग्लोबल आइडियाज है जनरेटेड, ग्लोबल आइडियाज। और ग्लोबल आइडियाज क्या होता है? उसको पावरफुल डिस्कोर्स की वजह से। पावरफुल डिस्कोर्स क्या होता है?
एक हालात ऐसे बना दिए जाएं, यानी एक एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाए कि वो जो ग्लोबल आइडियाज हैं दे बिकम ग्लोबल कल्चर. दिस इज कॉल्ड कल्चरल कलोनियलिज्म. कल्चरल कलोनियलिज्म. जैसे किसी ज़माने में मशहूर था, एक टर्म मशहूर थी किसी ज़माने में, जैसे एडवर्ड सईद बोलता है अपने जो ओरिएंटल उसकी स्टडीज़ हैं उसके अंदर, वो बोलता है, कहता है कि कुछ आइडियाज़ इस तरीके से मशहूर बना दिए जाती हैं कि वो पूरी दुनिया की थॉट को इन्फ्लुएंस करती हैं. वो कहते हैं ये ठीक है और बाकी ठीक नहीं है. मसलन वाइट मैन्स बर्डन, कि गोरा ही सिर्फ सिविलाइज्ड है. मसलन the brown or the black people are uncivilized. This was an idea. I mean, the previous century, the whole world accepted this idea. And this idea was spread through globalization. Although now this is not popular one, but at that time it was very popular. Even the काला वाला बंदा वो समझता था कि यार गोरा ही इज पावरफुल. अच्छा, अब आज का आइडिया क्या है? डेमोक्रेसी इज बेनाइन. डेमोक्रेसी जो है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कल्चर which is vogue in Western countries. Democracy is anti-Semitism, terrorism. I mean, whenever the word terrorism comes in CNN or BBC, suddenly your mind is connected with Islam. Oh, Islam. हमारे भी बल्कि उनके लोगों को भी, ओहो अच्छा अच्छा इस्लाम. So some of the ideas they have become global ideas and discourse has been created about it. आज तक 9/11 का सबूत नहीं दिए गए, लेकिन ये पक्का है, it has been established idea that they were perpetrated by the Muslims, and the whole Muslim world was connected with it deliberately by this powerful media. तो इसको कहती हैं कल्चरल कलोनियलिज्म. अब इसी तरीके से अब आपने देखा होगा गजा में कितनी बमबारी की है, लेकिन वेस्ट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के there was a difference between Israel and the stateless Palestinians who did not have even a military, their own military, and that was asymmetrical war. लेकिन जो एक पावरफुल आइडिया दिया जा रहा है वो इसराइल के हक में दिया जा रहा है. तो एक तरह से ग्लोबल थॉट को आप जकड़ लेते हो, आप अपना एक डिस्कोर्स देते हो. तो ये भी एक कौन है, आप इसको ये भी कह सकते हो न्यू कलोनियलिज्म. न्यू कलोनियलिज्म भी ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है. अब कैपिटलिज्म की वजह से क्या है, रिसोर्स इन इक्वालिटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक तरह से किसकी है, ग्लोबलाइजेशन की. और इतनी सारी हैं कि मैं बोलता जाऊं और आप सुनते जाओ, लेकिन कम से कम ये चंद एक आपके सामने है. आप लोगों ने इसकी आउटलाइन बनानी अच्छी सी, आप नेट से सर्च करें, आप डिफरेंट और थॉट्स लें और उसके साथ ये आउटलाइन बनाएं. आउटलाइन बना के ऐसे कि आपने मुझे देनी है. अब नेक्स्ट 2020 का हम ऐसे करते हैं